तो बैकवर्ड मूवमेंट्स की जब हम बात करते हैं, बहुत जरूरी है उसमें चीजें समझना। नाम ही उसका बैकवर्ड है, यानी कि किसी भी तरह के सोशल डिस्क्रिमिनेशन और किसी भी तरह की इनइक्वलिटी को दर्शाता है। वो शुरू से ही इन चीजों को दर्शाता है। अनटचेबिलिटी की पॉइंट है यहाँ पर। समाज में उनको पहले शूद्र भी कहा गया है, लेकिन क्या ये अनटचेबिलिटी सिर्फ कास्ट के बेस पे है? क्योंकि समय के साथ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हो जाते हैं ये सारे के सारे। इसीलिए टर्म यूज किया गया बाद में, बैकवर्ड कम्युनिटीज। 1930s के आसपास बैकवर्ड कम्युनिटी ट्रावनकोर स्टेट, सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, और मद्रास प्रोविंस में भी इस बात को यूज किया गया 1930s में। कास्ट जो है वो सारे भारत के धर्मों में व्याप्त है, सिर्फ हिंदुइज्म में तो नहीं कह सकते। इसीलिए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो भी बैकवर्ड क्लासेस है तकरीबन सबका एक ही समान दर्जे पर पाया जाए। लेकिन क्या ओबीसी एक डाइवर्स ग्रुप है कि नहीं है? यस, ओबीसी एक डाइवर्स ग्रुप है। ओबीसी एक डिफरेंट काइंड का ग्रुप है। जिसका एस्पिरेशनल होना बहुत जरूरी है, जिसका समाज के मेन स्ट्रीम में हर तरीके से कंट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। तो बैकवर्ड क्लासेस वैसे तो लूज कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस कास्ट आ जाते हैं। वो ऐसे कास्ट जो शेड्यूल कास्ट से तो ऊपर हैं लेकिन अपर कास्ट से नीचे है, तो यानी इंटरमीडिएट कास्ट हो गए। कल्टिवेटिंग कास्ट, उसके बाद जो है आर्टिजन्स, सर्विसेज वाले हो गए। तो दलित की तरह वो भी कास्ट सिस्टम और उसके रिपरकशंस और रेमिफिकेशन से गुजरे हैं, इसीलिए उनका स्टेटस अनइक्वल है। और साथ में कास्ट सिस्टम एक अनजस्ट फिनोमिना है। इस एंगल से अगर देखा जाए तो ये प्रतीत होता है, क्योंकि इनइक्वलिटी है, अनजस्ट है। तो लिबरल आइडियाज, मॉडर्निटी coming of the British rule, it provided a platform so that a voice could be raised against fighting these। एक आवाज उठे और उस आवाज से जो है समझा जाए कि भाई हाँ, क्या मानव, जो मानव है, जो मानव जाति, उसके हित में क्या है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें। ठीक है जी। मेरी बात समझ में आई? बोलिए, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो।
आंचल जी बोलिए, कोमल जी बोलिए। बोलिए आंचल जी और कोमल जी। यस सर। यस सर क्या जी, तो मैं बता रहा हूँ, उसके आगे कुछ बताओ, बोलो। सर आपने बताया ओबीसी एक डाइवर्स ग्रुप है। मैंने तो बताया, कुछ विचार भी तो प्रकट कीजिए अपने अपने, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। सर रिजर्वेशन स्टेटस है। हाँ, क्वेश्चन ये नहीं है कि उनका रिजर्वेशन स्टेटस है ओबीसी का, क्वेश्चन ये है कि उनका रिजर्वेशन स्टेटस क्यों है। बात समझ आई मेरी? यस सर। क्वेश्चन ये है कि उनका रिजर्वेशन स्टेटस क्यों है, बोलो। सर फॉर इक्वालिटी। बस इतना ही बोलोगे, ऐसे बोलोगे? और सर उनके तो साथ फिल जो द एट्रोसिटी होती आई है। क्या कह रही हो कोमल? हाँ कोमल बोलो। और सर इसलिए भी है क्योंकि उनके साथ वे बैक से एट्रोसिटी होती आई है। तो हाँ सर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, बोलोगी जब तो। सर मैंने 2 बार बोल लिया। दोबारा बोलो। सर मैं ये कह रही हूँ कि उनके साथ जो वे बैक से एट्रोसिटी हो रही है सोसाइटी में। बोलते टाइम यार धीरे क्यों हो जाती हो? तो बेसिकली मार्क ग्लैंटन ने एक बुक लिखी थी, कंपीटिंग इनइक्वालिटीज, लॉ एंड द बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। तो उन्होंने समझा, उन्होंने बोला कि बैकवर्ड क्लास वैसे तो बहुत लूज चेन है, लूज कॉन्सेप्ट है। कंपीटिंग इक्वालिटीज, सोशियोलॉजिकली कहा जाए तो बैकवर्ड क्लास में बहुत सारे कास्ट आते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, लेकिन पावरफुल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ब्लॉक है आज की डेट में, नॉट ओनली इन कंट्री साइड बट ऑल्सो इन द अर्बन एरियाज। लैंड रिफॉर्म की पॉलिसीज से लेकर बाकी बड़ी बड़ी जितनी भी पॉलिसीज हैं, सब जगह अदर बैकवर्ड क्लासेस का बहुत तगड़ा इंपैक्ट रहा। पॉपुलेशन ग्रोथ और इवन ब्रेक डाउन ऑफ स्टीरियोटाइप्स ऑफ सोसाइटी, उसमें भी ओबीसी का बहुत बड़ा रोल रहा। जितने भी अपर बैकवर्ड क्लास हैं, अपर बैकवर्ड क्लासेस, क्या मुझे आप एक अपर बैकवर्ड क्लास का नाम बता सकते हो? कोमल जी, आंचल जी बताइए एक अपर बैकवर्ड क्लास का नाम। अपर बैकवर्ड क्लास, बिजवाला जी आप बता दीजिए। आंचल जी कैन यू टेल मी? सर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस इज नॉट ए ओबीसी बैकवर्ड। में। ईडब्ल्यूएस तो भैया जनरल है, इकोनॉमिकली बैक, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस इज इकोनॉमिकली, इट इज नॉट अपर बैकवर्ड क्लास। अपर बैकवर्ड क्लास में आते हैं यादव, जाट्स, ये अपर बैकवर्ड क्लास का एग्जांपल है। पटेल्स, मराठास,
ये सब अपने आप को क्या मानते हैं? अपर बैकवर्ड क्लास। इवन कर्नाटका के अंदर वोकलिकास, लिंगायत्स, आंध्र प्रदेश में रेड्डीज, कम्मास, कपूस, गुजर, कुर्मी, एग्जाम्पल्स हैं ये, ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो बैकवर्ड क्लास जो है वो अपने आप को होल्ड करती गई, चीजें होती गई, डाइवर्सिटी है उनमें बहुत, और आप कह सकते हो कि वो जो है अलग अलग क्लासिफिकेशन में ही बांटे गए। जैसे एमएसए राव साहब ने उनको 3 ग्रुप में बांटा। तो जो ये डिवीजन हुए हैं, डिवीजन भी जैसे लैंडेड क्लास, दूसरा आप मान लीजिए नॉन लैंडेड सर्विस क्लास, और तीसरा मान लीजिए आप अनटचेबल। और अनटचेबल में तो आपका एससी आ ही जाते हैं। SCs are seen as a part of untouchable class. Landed class, non-landed service class और untouchable लिख देता हूं मैं। तो लार्ज ग्रुप ऑफ कास्ट हैं जो अनटचेबल नहीं है लेकिन लो स्टेटस के हैं, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन है। सर्विस और आर्टिजनल कास्ट हैं जिन्होंने जो है लोअर रंग में, जिनका बहुत लोअर स्टेटस में जिनका आ जाता है। एक कमीशन बना था 1952 में, काका साहेब कालेलकर, काका साहेब तो की पॉइंट क्या आ जाता है? एक्सप्लॉयटेशन। एमएसए राव ने बुक लिखी, एमएसए राव साहब ने बुक लिखी, सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। तो क्या कहा उन्होंने? एमएसए राव साहब ने कहा कि भाई जो बैकवर्ड हैं वो बैकवर्ड में भी अलग अलग स्टेटा बन सकते हैं, बैकवर्ड में अलग अलग डिवीजन बन सकता है। ब्राह्मण्स के आप अगेंस्ट दूसरों को बोल सकते हो, जस्टिस पार्टी, जस्टिस पार्टी वाज एंटी ब्राह्मण, लिमिटेड टू साउथ इंडिया, ओके, बिकॉज द ब्राह्मण्स इन नॉर्थ में दे वर एक्सट्रीमली पुअर। ये पॉइंट भी सही है। तो
ब्राह्मण वर्सेस अदर हो जाएगा, एक पॉइंट हमने ये बोला। दूसरा हो जाएगा ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मण, और तीसरा हो गया दलित वर्सेस ऑल अदर्स। यानी अगर आप भारतीय जाति परंपरा को देख रहे हैं तो उसमें आप पाएंगे कि अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चरल डिवीजन बने हुए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ब्राह्मण वर्सेस अदर्स, ब्राह्मण वर्सेस जो लोअर, आप कह लो कि लोअर थोड़ा सा उनसे नीचे लेकिन नॉन ब्राह्मण है, और फिर आपके आगे दलित वर्सेस बाकी सारे के सारे। एक ही जनरल उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण वर्सेस अदर्स क्या हुआ, जैसे ब्रिटिश टाइम में जस्टिस पार्टी का एग्जाम्पल, ब्राह्मण वर्सेस लोअर बट नॉन ब्राह्मण्स, तो यानी सत्यशोधक समाज, और दलित वर्सेस ऑल अदर्स। अब इसमें तो जैसे आपका एसएनडीपी मूवमेंट, लेकिन क्लासिफिकेशन तो और भी कई हो सकते हैं, वो तो हमारे सोचने के ऊपर है। जैसे धीरे धीरे जब मूवमेंट बनी तो इंक्रीज पार्टिसिपेशन और ऑक्यूपेशन में होने लगा। रिजर्वेशन की पॉलिसी अगर हम बात करें वो आई, सबसे पहले रिजर्वेशन आया मद्रास में। इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वो समय के साथ बढ़ने लगा। लिबरेशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट, ये फ्रीडम स्ट्रगल में एक इशू बना और इसको पुश मिला। और उसके बाद फाइनली हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कास्ट को ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दिया कि कास्टिज्म का ऐसा कोई रोल नहीं है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी बहुत सारे मूवमेंट आगे चले, लेकिन प्री इंडिपेंडेंस का स्ट्रक्चर और उनका जो स्ट्रैटेजी थी वो नहीं रहेगी। एसएनडीपी, आर्य समाज, लेकिन जैसा कि श्रीनिवास साहब ने बताया था, संस्कृताइजेशन वो चलता रहेगा और वो चलता रहेगा, लास्ट में मंडल कमीशन आ जाएगा। लेकिन शूद्र भी, यानी शूद्र वर्ग भी ओबीसी की तरह ही मांग रहा था कि भाई हमें जो है, हमें भी दीजिए, हमें भी लेजिटिमेसी दीजिए, हमें भी रिजर्वेशन दीजिए। लेकिन मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस के बाद चीजें बहुत हद तक बदली और चेंज हुई। ऐसे तो अगर आप बात करेंगे तो नक्सलाइट रहे हैं, उल्फा रहा है, बाकी इंसर्जेंसी रही है नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन प्री इंडिपेंडेंस टाइम में एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा हजूम जो है बैकवर्ड क्लास एसोसिएशन से जुड़ा रहा है। 1990s तक की अगर आप बात करोगे तो कम से कम ये समझने वाली बात होगी कि उस समय के बाद जो बदलाव आने लगे वो आज तक आ रहे हैं। और टोटल ऑर्गेनाइजेशंस अगर आप बात करेंगे तो 100 के आसपास ऑर्गेनाइजेशन आज भी है। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ इंडिया में है, लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सारे भारत में है। और एक पॉइंट जो और मुझे याद आ रहा है कि जो भी एफर्ट किए गए 1950s के बाद से, जैसे एक बनाया गया था आपका ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन, ठीक है जी। और एक बड़े इंपॉर्टेंट लीडर थे पंजाब राव देशमुख। पंजाब राव देशमुख, पंजाब राव देशमुख साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये कहां से हो सकते हैं, कुछ आइडिया है आपको? फ्रॉम विच स्टेट? पंजाब से होंगे सर। हाँ, पंजाब से होंगे सर। इंतजाम कोई नहीं देता।
ये कौन बोल रहा है? कोमल जी आपके पीछे? हाँ कोमल जी। पंजाब राव देशमुख साहब कहाँ से होंगे? कोमल ने कहा पंजाब से। ब्रिजबाला जी और आंचल जी आप भी बता दीजिए। सर मद्रास। मद्रास। और ब्रिजबाला जी आप भी लिख दीजिए, बोल दीजिए। तो पंजाब राव देशमुख साहब पंजाब से नहीं है। देशमुख महाराष्ट्र से हैं। पंजाब राव देशमुख सोशल एक्टिविस्ट और फार्मर के लीडर, और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कैबिनेट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे। सोशल एक्टिविटीज के लिए जाने जाते हैं। सत्यशोधक समाज को बढ़ाया। अनटचेबल की एंट्रीज को टेंपल में कराने के लिए उन्होंने अभियान भी चलाए। कहा जाता है कि जब अनटचेबल्स को पब्लिक सिविक सर्विसेज में जब जब रोका गया, तब तक जो है इन्होंने सत्याग्रह किया, ऐसी चीजों को इन्होंने फॉलो किया। शुरू से रेडिकल थे, शुरू से चीजों को लेकर चलने वाले थे, और बाद में एजुकेशनल एक्टिविस्ट भी बन गए। आज की डेट में भी पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ है। उन्हें आज भी लीडर्स ऑफ पेजेंट कहा जाता है। कोई डाउट? तो ये जो लीडर हैं पंजाब राव साहब, ये एक एग्जाम्पल है इस बात के कि चीजें कितने डीप और ग्रास रूट लेवल तक हुई। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो नॉर्दर्न अलग होता है, साउदर्न अलग होता है, दोनों मूवमेंट अलग अलग। सोशल मूवमेंट बैकवर्ड है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा पावरफुल है साउथ इंडिया में, क्योंकि वहां पर जो ब्राह्मण्स ने जो जॉब और सब चीजें मोनोपोलाइज की, और कास्ट डोमिनेशन भी हुआ, वो जो है डिफरेंट स्टाइल से हुआ इन कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो है मिडिल लेवल ज्यादा मिलेगा आपको, एंड बैकवर्ड क्लासेस जो है धीरे धीरे संस्कृताइजेशन की तरफ बढ़ती चली जाए। समझ आ रहा है आंचल जी, कोमल जी? यस सर। यस सर। तो पॉइंट यही है कि जो ये पॉइंट है कि भाई आपके कर्म से नहीं जाना जाएगा, आपको आपके बर्थ से जाना जाएगा, सारी लड़ाई इसी चीज की। क्लास मूवमेंट स्ट्रांग होती चली गई, और इसे क्रिस्टोफर जैफ्रोलो ने कहा इंडिया में ये साइलेंट रिवॉल्यूशन है।
ठीक है जी। इसके अलावा मैंने जैसा बोला कि एथनिसाइजेशन का रोल भी है, यानी कि अभी जब हम एथनिसिटी और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तब हम देखते हैं उसको और डिटेल में। लेकिन बैकवर्ड क्लासेस अपने स्पेस का डिमांड पहले से ही कर रहे हैं। मोबिलाइजेशन अगर आप बात करोगे महाराष्ट्र में या वेस्टर्न इंडिया में, तो ज्योतिबा फुले के समय शुरू हो जाता है, बाद में ईवी रामास्वामी नायकर, और बाकी भी बहुत सारे लीडर्स आएंगे अगर हम बात करेंगे। ईवी रामास्वामी नायकर के अलावा डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं। उसके बाद जो है कोल्हापुर के शाहू जी महाराज, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। फुले के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। फुले साहब ने कहा भी कि संस्कृताइजेशन, अगर हम आज की भाषा में बात करें, संस्कृताइजेशन के ट्रैप में नहीं फंसना है। उन्होंने आर्यन थ्योरी, जो कि हाई कास्ट को बताती है कि वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स नहीं थे, और कहती है कि भाई यहाँ पर पहले जो इंडिजिनस थे वही शूद्र बन गए, उसको उन्होंने चैलेंज किया। महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो चाहे यूपी हो, सब जगह ये तो प्रॉब्लम रही है। तो बैकवर्ड क्लासेस जो साउथ इंडिया में है, उन्होंने ब्राह्मण्स का डोमिनेशन कल्चर में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में देखा, इसलिए एंटी ब्राह्मण नादर मूवमेंट चली। क्या बोला मैंने, लिख दिया है मैंने, एंटी ब्राह्मण नादर मूवमेंट। और सबसे अर्लीस्ट कहां होगी वो, मद्रास। एंटी ब्राह्मण नादर मूवमेंट सबसे पहले कहां होगा, मद्रास में होगा। और ये एक मतलब कि शुरुआत है द्रविडियन एक्सप्रेशन की। जो आज भी द्रविडियन पॉलिटिक्स हम बोलते हैं, उसके संस्कार जो हम बोलते हैं, उन सबको पीक पे ले जाने वाले शुरू से ही सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के रचयिता ईवी रामास्वामी नायकर थे। तो कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे जो डेवलपमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इन डेवलपमेंट्स के अंदर हमें देखना ये होगा कि ऊपर वाला समाज जो है क्या उनके अगेंस्ट था। जब आप बॉयकॉट करोगे ब्राह्मण रिचुअल्स का, तो क्या सब लोग ब्राह्मण्स भी आपको बॉयकॉट की कैटेगरी में ले आएंगे? ऐसा नहीं हुआ। बर्निंग ऑफ मनु, और उसके बाद मनु की किताब को जला दिया आपने, और नॉन ब्राह्मण जो है अपने नाम के आगे या एसोसिएशंस के आगे, मुझे कहना चाहिए, आदि शब्द का लगाने लगे, द्रविड़ शब्द लगाने लगे। नॉर्थ इंडिया में दो ही कारण से ऐसा मोबिलाइजेशन हुआ। एक हुआ इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, और दूसरा दरवेशन। जबकि मोबिलाइजेशन के इशू के ऊपर फार्मर्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जुड़ गए, जैसे अभी भी जुड़े थे। भारत किसान यूनियन का, आपने टिकैत जी का और उन बाकियों का रोल हम पढ़ चुके हैं। लेकिन सोशलाइट्स जो थे, जैसे राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, इनके बारे में प्लीज जरूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। कर्पूरी ठाकुर का स्पेलिंग मैं ठीक कर देता हूं। तो कहने का अर्थ है कि ये सारे जो लीडर्स हैं, ये आज के समय के हिसाब से सोशलाइट्स के टैग में आएंगे, सोशलिस्ट लीडर कहलाएंगे। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है चीजों को आगे बढ़ाने में। जैसे 1970s और 1980s में जो वेव आई थी, जो वेव है
सोशल इश्यूज को उठाने की, बैकवर्ड क्लासेस के सोशल इश्यूज को उठाने की। जैसे मैंने कहा काका साहब कालेलकर कमीशन, और भी कुछ चीजें हैं जो साथ में होती रही। तो मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस है नॉर्दर्न, अगर आप बैकवर्ड क्लास मूवमेंट बोलोगे और साउदर्न बैकवर्ड क्लास बोलोगे, तो नॉर्दर्न जो है वो दे हैव रिजॉर्टेड टू संस्कृताइजेशन, और उन्होंने अपने स्टेटस को उठाया भी है। नए रिचुअल है, नई स्टोरी है, नई माइथोलॉजी है, नई बातें हैं, ठीक है। जबकि साउथ इंडियन बैकवर्ड क्लास जो है वो एंटी ब्राह्मण है। साउथ इंडियन बैकवर्ड क्लास एंटी ब्राह्मण है, और वो कंप्लीटली उसने काउंटर किया ब्राह्मण्स को, और ब्राह्मण्स को इन्वेडर माना गया। क्योंकि जहां तक बात है कि कल्चरल प्योरिटी की और सुपीरियरिटी की, तो नॉन ब्राह्मण्स ने अपने आप को साउथ इंडिया में असर्ट किया। आप पॉलिटिक्स से देख सकते हो। बट इंडिपेंडेंस के बाद जब आप अगर बात करेंगे, तो उन्होंने, यानी कि द्रविडियंस ने, आप मान लीजिए कि उन्होंने जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो नारा है, इसको उन्होंने त्याग दिया। आंचल जी बताइए क्या होता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट? ये कॉन्सेप्ट क्या है? सर ये बी आर अम्बेडकर ने दिया था, और इसमें मतलब वो कास्ट को खत्म करने के लिए बोलते हैं। इनकी बुक का नाम है, मतलब थोड़ा ठीक से बताइए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनकी बुक का नाम है, लेकिन इसका मतलब क्या है? सर ये मतलब हमें कास्ट को जड़ से खत्म करना है, कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना रहे और फ्री एग्जिस्टेंस हो। मतलब कास्ट, क्रीड और इनके बेसिस पे कोई वो नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। आंचल जी, कोमल जी, आपका कुछ इसमें ऐड करना है आपको? कोमल जी यस सर। कुछ ऐड कर दो यार इसमें, किसमें सर? जो कॉन्सेप्ट अभी हो रहा है। बोले 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 कोमल जी। हाँ, तो भाई एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसको प्रैक्टिस भी किया गया, लेकिन बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस वो पॉसिबल नहीं है उस तरीके से चलना। देश जब तक चाहेगा, राज्य जब तक चाहेगा, जब तक ही सोशल इविल्स को प्रमोट किया जा सकता है। जब स्टेट पॉजिटिव प्रोएक्टिव कदम लेगा, तो सोशल इविल्स को कंट्रोल भी किया जाएगा, एलिमिनेट भी किया जाएगा। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उसी तरह का एक सोशल इविल है। लेकिन जो बैकवर्ड मूवमेंट चली, तो साउथ इंडिया में सक्सेस ज्यादा मिली कि नॉर्थ इंडिया में सक्सेस ज्यादा मिली? बताओ कोमल, कहां ज्यादा मिली? कास्ट मूवमेंट को ज्यादा सक्सेस कहां मिली? नॉर्थ इंडिया में कहेंगे ज्यादा कि साउथ इंडिया में कहेंगे ज्यादा? सर नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ में सर। कोमल एक्सप्लेन करो कैसे। बताइए कैसे। मैं जानना चाहता हूं नॉर्थ में
कास्ट मूवमेंट्स को ज्यादा सक्सेस कैसे मिली? व्हाट इज द बेसिस फॉर योर आंसर? हाँ, बोलो। आप बोलिए आंचल जी। सर मिडिल लेवल डिफरेंस जो है वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा था, और बैकवर्ड क्लास मूवमेंट भी मतलब वहाँ पे ही स्टार्ट हुई थी हाँ। साउथ इंडिया में भी, लेकिन लार्जर अमाउंट में जो इफेक्ट था वो नॉर्दर्न इंडिया में आया उसका। और हम्म। सेंसिटाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन का कंसेप्ट भी पहले नॉर्दर्न इंडिया में, देन वो साउथ इंडियन कल्चर में हम्म। गया था, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि हम्म। इसका इफेक्ट नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होगा। हम्म। ये कहाँ का लॉजिक है? आप देखो, द्रविडियन मूवमेंट्स की वजह से साउथ इंडिया में इंपैक्ट ज्यादा रहा। साउथ इंडिया में ज्यादा हुआ, क्योंकि साउथ इंडिया के अंदर नॉर्थ इंडिया की तरह रेडिकल रिएक्शन नहीं हुए। डीएमके और एआईडीएमके आ गए। नॉर्थ में तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, उस तरीके से लीवरेज भी है, सपोर्ट भी है। और जबकि साउथ इंडिया में नॉन ब्राह्मण्स ने अपने आप को कल्चरली सुपीरियर और वैसे अपने आप को प्रूव कर दिया। नॉर्थ इंडिया में रिजर्वेशन ले लिया, साउथ में भी है, लेकिन बैकवर्ड क्लास मूवमेंट नॉर्थ में जो है इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई जितनी साउथ में हुई। बिहार और यूपी यहां पर बहुत शार्प रिएक्शंस हुए कास्ट मूवमेंट्स के। और बैकवर्ड कास्ट जो नॉर्थ इंडिया में है, उन्होंने पिटीशन और मेमोरेंडम, उसको उन्होंने तवज्जो दी। तो आज की डेट में आप कैसे देखते हैं? आज की डेट में बैकवर्ड क्लास मूवमेंट जो है, उसको हम कैसे देखते हैं, बताइए। हाँ, हाँ। We see backward movement to be radical in nature. नहीं, बैकवर्ड देखो गैप तो कम हो गया है, और रूलिंग कास्ट भी यही है। तो ये बात समझ रहे हो? पाटीदार हो गए, पटेल हो गए, हरियाणा में जाट हैं। तो चीजें बदली हैं, लेकिन मंडल कमीशन से क्या पूरा बदल गया? रिजर्वेशन से क्या सब कुछ चेंज हो गया? ये है सोचने वाली बात। या कोई और रास्ता भी है? हाँ।
सर एवरीथिंग तो इम्प्रूव नहीं हुई है रिजर्वेशन और मंडल कमीशन। क्या कह रही हो, दोबारा बोलो। सर बाय ओनली प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन वी कांट से दैट वो तो है ही, इक्वालिटी विल कम। दैट आई एग्री विद यू। आपको और क्या लगता है, क्या चाहिए और? अब हरियाणा में तो बल्कि आपने रिसेंटली देखा होगा, वो जॉब के लिए 75% जो लोकल को जॉब मिलेगी, हाँ, यस या जाट जैसे डिमांड कर रहे थे। मैं आपको एक आर्टिकल भी शेयर करूंगा। जाट जैसे डिमांड कर रहे थे, भाई हम बैकवर्ड हैं, हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब किस हद तक सही है आपके हिसाब से? हमें रिजर्वेशन की से भागना है कि अलग से हम बात करेंगे, सोशियोलॉजी का तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं आपको 2-3 आर्टिकल दे देता हूं। कल जो आर्टिकल्स थे उसमें कोई डाउट आपको, या किए ही नहीं है अभी? सर उसमें से एक तो ओपन नहीं हुआ, मतलब सब्सक्रिप्शन की वजह से, तो वो तो रीड नहीं हो पाया, बाकी पढ़ लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ना, आप दोबारा डालिएगा, दोबारा करिएगा, हम फिर कोशिश करेंगे। गो फॉर द लिंक्स प्लीज। ओके सर। अब जैसे अगर मैं एक मुद्दे की बात भी करूं, तो जो अभी अभी जो रिजर्वेशन है वो तो 1931 के कास्ट सेंसस के बेसिस के ऊपर है। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन उस बेस पे मिला हुआ है। 27% ओबीसी, और मंडल कमीशन में भी वही था। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जैसे अब तमिलनाडु के अंदर 69% रिजर्वेशन है। तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है। बट क्वेश्चन उठता है कि आप कास्ट सेंसस स्टेट अगर कैरी करेगा भी तो कैसे करे? साइंटिफिकली होना चाहिए। और सेंसस ही है, 50-60% से आप ऊपर जा नहीं सकते। लेकिन आयरनी क्या है, एक बहुत बड़ी बात यह है कि ये वैकेंसी, मतलब रिजर्वेशन देने के बावजूद भी सीटें जो है रिजर्व वैकेंसी वाली खाली चली जाती हैं। इसीलिए कोर्ट का रोल भी है। तो ये चीजें हमें वो दर्शाती हैं कि क्या चाहिए। और आगे आपको भी सोचना है, पॉन्डर कीजिए कि भाई क्या रिजर्वेशन इज द वे अहेड?
तो सोचिए इस बारे में, तभी हम समझ पाएंगे। क्योंकि जितने भी ऐसे इश्यूज हैं उनका कोई एक शॉर्टकट रिएक्शन नहीं है। बैकवर्ड कमीशन भी है, बैकवर्ड, अब तो एजुकेशन में भी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो प्रमोटिंग। पर पहले वाली बातें नहीं रही हैं। पहली वाली बातें नहीं रही हैं। 21st सेंचुरी में चीजें बदल गई हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस अगर हम बात करें तो डिफाइन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। बैकवर्ड क्लासेस आर नॉट डिफाइंड। दस % तो मान लिया, चलो अभी ईडब्ल्यूएस का कर दिया था, बाकी तो नहीं कहा। भाई कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन के बारे में क्या कहता है कि आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4), 15 का चौथा भाग, मतलब चौथा 15 का 4th पार्ट और 16 का भी। कोई स्टेट स्पेशल प्रोविजन बनाए, स्टेट कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन करे, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए करे, SC ST के लिए करे, कोई दिक्कत नहीं। वहीं आर्टिकल 38 में क्या कहता है? ये हो गया बात 15-16 की। 38 में कह रहा है स्टेट मस्ट वर्क टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। स्टेट मस्ट वर्क टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज। वहीं 46 देखो आप, 15, 16, 38, वहीं 46 स्टेट विल प्रमोट educational and economic interest of weaker sections, particularly SC ST. So 15, 16, 38, 46, and then if you remember 355, 355 SC ST को कंसिडरेशन में लिया जाएगा और गवर्नमेंट जॉब वो की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को जब हम देखते हैं, when we see, then it was इंदिरा स्वानी केस 1992। इंदिरा स्वानी केस, जिसको हम कहते हैं मंडल जजमेंट भी कहते हैं। उस टाइम बोला भाई कुछ भी हो जाए 50% कोटा दे हो जाएगा, इससे आगे नहीं होने वाला। उससे पहले तो वो भी नहीं था, उससे पहले तो वो भी नहीं था भाई। 50% कर दिया। सोशल बैकवर्डनेस, कुछ इंडिकेटर बता दिए। और कोर्ट ने यह भी आर्ग्यू किया था कि क्या कोई बैकवर्ड क्लास क्या हमेशा बैकवर्ड क्लास है? अगर ऐसा ही रहेगा तो स्पेशल प्रोविजंस तो डिफीट हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के। इसीलिए वो एक कॉन्सेप्ट लेके आए, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटेटिव एक्सक्लूजन, क्रीमी लेयर। जैसे दूध में मलाई आती है वैसे ही। आंचल जी, बात समझ में आ रही है? यस सर। कोमल जी, कोई डाउट? नो सर। हाँ, नो सर। उसके बाद M नागराज केस आया, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि स्टेट अगर रिजर्वेशन देगा प्रमोशंस में तो उसको क्वांटिफाइबल डेटा भी इकट्ठा करना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि बैकवर्ड क्लासेस को वाकई इनएडिक्वेसी है और उसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो बैकवर्ड क्लास तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन ही नहीं है।
आर्टिकल 340 मैंने क्या होता 15, 16, 38, 46 और 355, वहां तो कोई बात ही नहीं हो रही। और 340 में भी प्रेसिडेंट एक कमीशन अपॉइंट करेगा और वो कमीशन अपॉइंट होने के बाद इन्वेस्टिगेट करेगा सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ ए कमिटी ऑफ अ क्लास। फिर आर्टिकल 341 और 342 में SC ST का कुछ है, ऐसे ही कुछ दिया हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ क्या बना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसके बाद बन गया आपका NCBC जिसको हम बोलते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, सोचिए आप। तो इसीलिए वो उसके अंदर इंक्लूजन हो सकता है, उसकी लिस्ट बढ़ती रहती है, कुछ ना कुछ कम ज्यादा हो सकता है, गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकता है वो, और वो बाइंडिंग है वैसे इन जनरल। तो स्टेट कमीशन ऐसा स्टेट की लिस्ट में कर सकते हैं। इसीलिए ऐसा पॉसिबल है किसी राज्य में कोई कम्युनिटी लिस्ट में हो सकती है और कोई राज्य में नहीं हो सकती। बात समझ आई? इसी कारण से जाट जो है वो बैकवर्ड क्लासेस में नहीं आए। लेकिन ऐसे जजमेंट से क्या रिजर्वेशन पॉलिसीज पे फर्क आएगा? लेकिन आप सोचो, अब भाई इनकी तो आपने कर दी, लेकिन जो नए ग्रुप हैं, ट्रांसजेंडर हैं, जो लोग बेटर ऑफ हैं, वो लिस्ट से क्यों नहीं हटते भाई? और बैकवर्डनेस का स्ट्रिक्ट बेंचमार्क वो तो नहीं हो रहा ना ओबीसी की लिस्ट के लिए। फाइट ओबीसी में भी इतनी हो गई है, ओबीसी इज मोर और लेस फाइटिंग लाइक जनरल कैटेगरी। एम आई ट्रू और नॉट? क्यों आंचल जी? फिर वो तो हमें सोचना पड़ेगा ना, काम करना पड़ेगा उस हिसाब से, और सोच के चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके चीजें होंगी। यही आपको उत्तर भी लेके आने हैं। आप अपने आंसर्स में लेके आ सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट के मोर एवेन्यूज होने चाहिए और एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, बाकी चीजें होनी चाहिए, तो उससे हमें बेनिफिट होगा रादर देन डायरेक्टली गोइंग फॉर इट। क्या समझे? बताइए। तो इन बातों के बारे में सोचिएगा, समझिएगा। कल हम दलित मूवमेंट को कवर कर देंगे। आज हमने 1 घंटा इस पे चर्चा कर ली। कल दलित और एनवायरमेंट मूवमेंट को हम कोशिश करेंगे समझें। और उसके बाद एथनिसिटी की मूवमेंट, एक एथनिक मूवमेंट और आइडेंटिटी मूवमेंट ले लेते हैं, और फिर हम पॉपुलेशन डायनेमिक्स पे आ जाएंगे। कल हम